इस पूरे हफ्ते शेयर बाजार में सीएस यानी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन सुर्खियों में रहा। शेयर बाजार के आखिर 15 मिनट में भारी उथल पुथल चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन एक निवेशक के तौर पर आपको इससे कोई लेना देना है क्या? इस पे हम आपको चर्चा करके बताएंगे। और एक और बात, इस पूरे हफ्ते बाजार में ना तो जोश भरने वाली कोई बड़ी खबर आई और ना ही बाजार को निराश करने वाली कोई बड़ी खबर आई। शायद यही वजह रहा कि इस पूरे हफ्ते बाजार एक दायरे में घूमता रहा। लेकिन आखिर कब तक बाजार ऐसे ही एक दायरे में घूमता रहेगा, या फिर बाजार को किसी बड़े इवेंट से सहारा मिलने वाला है? बाजार कहीं उसका इंतजार तो नहीं कर रहा है? अगर हाँ, तो फिर ये क्या हो सकता है? एक बात और, जो समय समय पर कभी कभी किसी सेक्टर के लिए तो कभी किसी स्टॉक स्पेसिफिक के लिए चर्चा का विषय बनता रहा, वह है रिजल्ट, जिसमें आईटी सेक्टर, बैंकिंग, ऑटो सेक्टर भी शामिल है। इनमें से किस सेक्टर में आपको क्या करना है, ये भी हम चर्चा करेंगे। और एफआई के बिना तो चर्चा अधूरी रहेगी, क्योंकि इस कारोबारी साल के शुरू के 3 महीने भारी बिकवाली के बाद पिछले महीने काफ़ी कम हुई बिकवाली, और इस महीने अब तक थोड़ा पॉजिटिव में दिख रहे हैं। ये क्या इशारे कर रहे हैं? तो इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे आज आवाज अड्डा में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ विशेष मेहमान जियोजित इन्वेस्टमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह साहब हैं, आनंद राठी वेल्थ के ज्वाइंट सीईओ फिरोज अजीज साहब हैं, रॉकस्टार कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल जी हैं, और मार्केट एक्सपर्ट अनिल राय जी हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में फिरोज अजीज साहब आज आपसे करना चाहता हूं मैं। बाकी मुद्दे बातचीत करें जिनका मैंने जिक्र किया अभी शुरुआत में, लेकिन सब कोई सीएस की चर्चा कर रहा था, तो अब मुझे लगता है कि अब सेटल होता दिख रहा है, क्यों? यस, बिल्कुल लक्ष्मण जी, सेटल होता दिख रहा है। पहले दिन ऑफ कोर्स ऑक्शन में लोग पार्टिसिपेट, इतनी वॉल्यूम थी नहीं। ऑफ कोर्स 1200 करोड़ के शेयर ट्रेड हुए हैं एनएसई पे ऑक्शन मैकेनिज्म से, बट वो वॉल्यूम ऑफ कोर्स 3-4 दिन में थोड़ी सैंक्टिटी आई है। बट अच्छी बात ये है कि जैसे ईटीएफ वालों ने बहुत रेस किया था ये क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम, वीवॉप हमने अर्जों पहले लिया था, और इसका भी पेपर तो मेरे हिसाब से 3 साल पहले आया था, कैश का प्रिलिमिनरी पेपर, सो दैट गॉट इम्प्लीमेंटेड। तो क्या वो सेटल हुआ? द आंसर इज यस। इसके पीछे जो इंटेंट थी मार्केट की इंटीग्रिटी इन टर्म्स ऑफ क्लोजिंग प्राइस, काफी स्क्रीन पे अगर आप देखते हो तो काफी बार आपको स्पेशली फरवरी, मई, अगस्त और नवंबर, जहां एमएससीआई की रिव्यू होती है, लास्ट आधे घंटे में जो शेयर ट्रेड होते हैं उसमें काफी मैनिपुलेशन मैं कहूंगा दिखता था स्क्रीन पे। एक ही शेयर दूसरे ऊपर लेवल पे आप ज्यादा वॉल्यूम्स करते थे बिटवीन द टू डीलर्स। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न ईटीएफ के पास था, तो आई थिंक वो एड्रेस हुआ है। 3-4 और कंसर्न थे, वो भी एड्रेस हुए हैं। आई थिंक सेटल होगा, बट इंटेंट ऑफ द रेगुलेटर, आई हैव मेट डेरिवेटिव टीम ऑफ सेबी, बहुत शार्प है। हम इधर बैठ के हम हाँ। टिप्पणी करते हैं काफी बार, बट मैं मिला हूँ कैम्ब्रिज के आईआईटीज के डेरिवेटिव ट्रेडर से मिला हूँ। हमारे पास भी एक अच्छा बड़ा डेरिवेटिव डेस्क है, बट देयर शार्पनेस इज हम्म, जस्ट outstanding. Not to please them, but I हम्म, really hand on heart feel that they're very sharp and they see more data वेरी than we नाइस। think. गौरांग शाह साहब, जो इंटेंट था वो एस्टेब्लिश होता दिख रहा है अब? धन्यवाद लक्ष्मण जी, पहले तो मंच पर आमंत्रित करने के लिए आप सभी महानुभाव को सादर प्रणाम और शुभ संध्या हमारे तरफ से। देखिए, जब कभी भी कुछ नया आता है ना लक्ष्मण जी, तो हम्म, उसकी ढांचे में ढलने के लिए समय लगता है। और हम्म, सीएस को लेकर के इस हफ्ते जो हुआ, निफ्टी में एडजस्टमेंट हुई, पहले एक्सपायरी थी, बाद में कल एनएससी में एडजस्टमेंट हुई, वहां पर भी एक्सपायरी थी। और अब धीरे-धीरे करके मेरे ख्याल से ये चिंता अगर किसी को होनी चाहिए, जैसे अभी अजीज भाई भी बता रहे थे, कारोबारी है ना, इनको थोड़ा समझने में समय लगता है। और ज्यादातर प्रतिशत अगर आप मुझे पूछे तो ये सब कारोबार जो करते हैं फ्यूचर्स, ऑप्शन, पुट, कॉल में, इनका अनुभव बहुत बहुत कम होता है। और हम्म, काफी लोग सिर्फ मार्जिन मनी को देख करके आकर्षित हो जाते हैं। अंडरलाइन समझ उनको है नहीं कि प्लेटफॉर्म क्या चीज है। तो ये हफ्ता इम्प्लीमेंटेशन वाला था, मेरे ख्याल से अगले हफ्ते से। और ये इसलिए हुआ, मैं ये मानता हूं कि एक तो अनुशासन और पारदर्शिता, ये दोनों लाना बहुत जरूरी था। और ये सेबी इसीलिए बैठी है कि नियमों में बदलाव करे, अनुशासन लाए, पारदर्शिता लाए, ताकि सभी को बराबर का प्लेटफॉर्म मिले हम्म, भाग लेने के। हम्म, ये बिल्कुल सेबी इसीलिए बैठी और इसीलिए कदम उठाया गया। और जैसा कि फिरोज अजीज साहब ने कहा कि ड्राफ्ट जारी किया गया था और
दुनिया के कई देशों में ये प्रावधान है, अब हमारे यहाँ लागू किया गया है। एक छोटे छोटे कमेंट अभिषेक जी और अनिल जी आपसे लूँ। अभिषेक अग्रवाल साहब, अगर मैं थोड़ा सा अलग हट के आपसे पूछूं कि ये आम निवेशक को इससे कोई लेना देना तो नहीं है ना? नहीं, मुझे लग रहा है लक्ष्मण जी ये एक शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर में आप देखिए तो हर तरह के पार्टिसिपेंट्स होते ही हैं एंड एफएनओ एक डेफिनेटली एक लार्ज साइड ऑफ द मार्केट है। एक्सपायरी के टाइम पे जो प्रॉब्लम हो रही थी ट्रेडर्स को प्राइस डिस्कवरी की, क्योंकि वॉल्यूम थोड़े अनइवन हो जाते थे, उसको फिक्स करने के लिए किया गया। मुझे लग रहा है ये बहुत ही हेल्दी स्टेप है, पॉजिटिव डायरेक्शनल स्टेप है। और उसके तहत क्योंकि ये माइक्रो स्ट्रक्चर जो मार्केट के अंदर में हमारे यहाँ पे अभी एडजस्टमेंट हो रही है, यही रीजन से हमने ये वॉलेटिलिटी कुछ इन दिनों में देखी। पर जैसे कि सारे पैनलिस्ट का व्यू है, और बिल्कुल वैसे ही नॉर्मली हर बार ही ऐसा ही होता है कि एक और हफ्ता आप देंगे और ये चीजें थोड़ी सेटल्ड हो जाएंगी, और फिर वापस हम जो मैक्रो लेवल पे जो चीजें समझ के इन्वेस्ट करते हैं वैसे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एज अ इन्वेस्टर्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए या अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, उन्हें ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी एक पर्टिकुलर रीजन से हो रही है तो कंसर्निंग नहीं है, क्योंकि मार्केट के लॉन्ग टर्म बेहतरमेंट के लिए ये किया जा रहा है। अनिल जी? ये देखिए, इसमें जो निवेशक हैं उनको बहुत इसमें लेना देना नहीं है, लेकिन जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, स्पेशली जो एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं, उनको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये CAS वाला, ये ऑलरेडी देखिए न्यूयॉर्क में और लंदन में बहुत सालों से है, हमारे यहाँ अब इंट्रोड्यूस किया गया है। उसका जो कारण है उसका है कि बेटर प्राइस डिस्कवरी, जो डिमांड और सप्लाई की जो मैचिंग है वो एकदम सही तरीके से की जाए, इसके बजाय कि हम केवल एक वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर उसको क्लोज करें। तो ये इंटेंट बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी जो लक्ष्मण जी हम देख रहे हैं, ये ट्रांजिशन फेज है। और जो हमने भी देखा कि लास्ट के 5 क्या लगभग 1 मिनट के अंदर 200 पॉइंट की कैंडल पहले दिन बनी थी, फिर उसके बाद 150 पॉइंट, और अभी जो थर्ड डे देखा तो उसमें ना के बराबर अब वेरिएशन था। तो ये सारी चीजें जो हैं अभी फिलहाल सजेस्ट ये करती हैं कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, स्पेशली जो ऑप्शन में बाय या सेल करने वाले, तो सेलर्स को तो बहुत ही कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और ऑप्शन बायर्स ज़रूर इसमें मौके तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। मैं 2-3 दिनों से देख रहा हूँ कि हर दिन क्लोजिंग के टाइम जो है कुछ लोग कोशिश करते हैं कि जो है वो दूर की कुछ कॉल उठा ली जाए और शायद हमें वो लास्ट जो एडजस्टमेंट या होता है उसका कुछ फायदा मिल जाए। लेकिन अभी पिछले 1-2 सेशन से चीज़ें अब धीरे धीरे नॉर्मलाइज होती चली जा रही हैं। चला जैसे समय बीतेगा नॉर्मलाइज होती जाएंगी। एक सवाल और मैं पूछ लूँ फिरोज अजीज साहब आपसे, फिर मैं चलूंगा दूसरे मुद्दे पे, कि आपको लगता है कि जब ये चीज़ें थोड़ी सेटल डाउन हो जाएंगी तो इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी सेबी को, कि नहीं ये अभी मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी है? मेरे हिसाब से इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ सकती है। पे? ये जो सॉरी लक्ष्मण जी, इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत पड़ जरूर सकती है। बट एक दो चीजें, ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंट हो रही है, ऑफ कोर्स बहुत रिसर्च किया होगा बिफोर इम्प्लीमेंटिंग दिस। पहला पेपर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड ऑफ 2024 में आया था। फिर पब्लिक ने हमने भी जो भी टिप्पणी देनी थी एज एन इंडस्ट्री दी थी। ऑफ कोर्स बहुत सारी कंट्रीज में है। अब देखिए क्या होता था कि जब अगर डेरिवेटिव मार्केट और कैश मार्केट सेम टाइम पे क्लोज होता है, और VWAP का जो मेथड है, वेटेड एवरेज प्राइस जो होता है ना, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, VWAP का जो मेथड है, उसमें काफी बार आपके लोग एल्गोरिदम्स या FIIs या कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन विद डीप पॉकेट्स कैश मार्केट में इंटेंशनली पैसे का नुकसान करता था, इंटेंशनली। फिर मैं न्यूज़पेपर में अगले दिन पढ़ता था कि लोग कहते हैं कि फैट फिंगर हो गई, डीलर की मिस्टेक से नुकसान हुआ। वो डीलर की मिस्टेक से नुकसान नहीं हुआ, उन्होंने सुबह से लेकर दोपहर तक इतने ऑप्शन पोजीशंस बिल्ड किए थे 2-3 रुपए के, ताकि इधर नुकसान करने पे वहां 5 गुना ज्यादा फायदा। ऐसे ही तो एक दो कंपनीज, ऑफ कोर्स आई विल नॉट नेम देम, वो हजारों 10,000 करोड़ कैसे बने थे। कैश मार्केट में लॉस था 1 बिलियन का, 5-6 बिलियन का डेरिवेटिव मार्केट में गेन था। अगर आप इंटेंशनली कैश मार्केट में समझो 40 करोड़ का नुकसान कर रहे हैं और आपने पोजीशन सुबह 1-2 रुपए की ऑप्शंस की एक्सपायरी पे बिल्ड की है, उन ऑप्शंस को 30 रुपए पे एक्सपायर करना, अगर इफ यू आर रेडी टू लूज 40-50 करोड़, इज नॉट सो डिफिकल्ट इन VWAP। तो क्यों मैं ये कह रहा हूं, आपका प्रश्न है कि क्या इसमें और बदलाव की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एल्गोरिदम्स और मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी नए सिस्टम को भी सीख के उसमें पैसे कैसे बनाते हैं, उस पे वो निकाल आपको लेंगे। 6-8 महीने में डेटा मिलेगा। So regulator will again try to curb something, is my judgment.
तो ये जब तरीके ढूंढेंगे तो फिर रेगुलेटर देखेगा कि उनको कैसे वो चेक लगाया जाए, ये एक रहेगा। तो समय समय पर हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि काफ़ी दिलचस्प चीज़ है, नई चीज़ है, तो हर किसी के अंदर एक जिज्ञासा होती है। अब एक दूसरे मुद्दे पर चलें। फिरोज अजीज साहब, आप ही बता दीजिए, शुरू करूँ कि इस पूरे हफ्ते बाजार में आपने देखा होगा कि बहुत एक दायरे में बाजार रहा। इसके पीछे क्या वजह है? क्या कोई बड़ी खबर नहीं आई बाजार को ऊपर या नीचे करने वाली, इस वजह से ऐसा रहा, या फिर बाजार अब यहां से स्टेबल होकर आगे बढ़ना चाहता है? लक्ष्मण जी, ये तो फिर भी हमने वो एक लेवल ब्रेक किया। आप देखिए अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये तीन चारों एक्सपायरी पहली बार ऐसे, मतलब मुझे याद नहीं है, ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है 15-20 साल में, 4 एक्सपायरी एग्जैक्टली सेम लेवल पे बुलंद हुई है, 24,000 प्लस और माइनस 100 पॉइंट्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टैटिक मार्केट। और इसमें क्या हो रहा था कि आप देख रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई 90% शॉर्ट है, और अगर मार्केट फ्लैट रहती है तो शॉर्ट करने वाले को रोल ओवर कॉस्ट उसको मिलता है, और हर महीने वो 200-150 रुपए निफ्टी के कमा रहा था। तो अब शॉर्ट पोजीशंस को पिनलाइजिंग थी नहीं, क्योंकि अगर 4 एक्सपायरी में 600 रुपए तो आपने यूं ही शॉर्ट करके फॉरवर्ड प्रीमियम कमा लिया था। तो ये पहली एक्सपायरी होगी होपफुली अगस्त की, जहां आप 24,000 से 3-4% इधर उधर हो सकते हैं। लास्ट 110 डेज हैव बीन स्टैटिक, बट आप देख रहे हैं कि अगस्त में स्टैटिक रहना मुश्किल होगा, क्योंकि अगस्त में, मिड अगस्त में एमएससीआई की रिव्यू है। रिव्यू क्या है? एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट का जो इंडेक्स है, जिसमें 1.8 ट्रिलियन मार्केट मतलब फॉलो करता है, उसकी रिव्यू है, उसमें रीजिग होगा। कोरिया, ताइवान और चाइना से वेटेज थोड़ा कम होके इंडिया को बेनिफिट मिल सकता है, इसीलिए जुलाई फर्स्ट को ही मैंने कह दिया था, जुलाई विल हैव लार्ज प्रोबेबिलिटी एफआईआई परचेज होगा। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि मार्केट की रेंज शायद अगस्त एक्सपायरी में ब्रेक कर जाए फ्रॉम 24,000, जहां पिवट हो चुकी थी 4 महीने से। सो मार्केट्स विल नॉट रिमेन रेंज बाउंड फॉर अगस्त, दैट्स माय अनुमान। तो अगस्त का महीना काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। गौरांग शाह साहब। तो देखिए लक्ष्मण जी, पहले तो एफआईएस की जो आप बात कर रहे थे ना, कितना बेचेंगे, उनके पास जितना है उतना बेचेंगे, और जितनी सीमा है उतना तक बेच सकते हैं। जो सही कह नहीं रहे, लग कितना रहा है, बेचेंगे वो? हाँ वही बता, अभी हर कोई ये सवाल पूछता है कि एफआई क्यों बेच रहा है, कितना बेच रहा है। मैंने बहुत कम लोगों को सुना है लक्ष्मण जी कि स्थानीय संस्थागत निवेशक कितना खरीद रहे हैं और क्यों खरीद रहे हैं। आप एक नजरिए से देखें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप प्याला आधा देखते हैं या प्याला आधा भरा हुआ देखते हैं। और वास्तविकता ये भी है लक्ष्मण जी कि एफआई की तरफ से जो बिकवाली शुरू हुई, मेरे ख्याल से अक्टूबर 2024 से शुरू हुई बिकवाली, दिसंबर तक चली 2024। पिछले साल भी निरंतर बिकवाली करी, इस साल से शुरुआत करी, मेरे ख्याल से थोड़े हफ्तों पहले भी उनकी भारी बिकवाली हुई है। और मैं ये पूछता हूं कि क्या इस बिकवाली के पश्चात हम निफ्टी या सेंसेक्स जो सूचकांक की हम बात करते हैं, क्या हम 52 हफ्ते के निचले स्तर पर है या 52 हफ्ते के ऊपर के स्तर के करीब है? तो आपको फिर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और एक अच्छी बात ये हुई है लक्ष्मण जी के, बिकवाली हुई है, लेकिन जो आम निवेशक है पिछले 3 या 4 सालों में, वो निवेशक बहुत समझदार बन गया है, और उसके पास जोखिम झेलने की क्षमता भी थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ आ गई है। तो ठीक है, बेच रहे हैं, कभी आएंगे, अरे भाई उनको जब आना होगा तब आएंगे, उनकी सूझबूझ समझ, उनकी बुद्धिमत्ता के हिसाब से वो आएंगे। और ये भी वास्तविकता है कि जब कभी भी वो लौट के आएंगे, जिस रूप में आएंगे और जिस मात्रा में आएंगे, फिर एक प्रश्न ये पूछेगा कि विल लॉट ऑफ लिक्विडिटी चेस अ फ्यू स्टॉक्स, मूल्यांकन को लेकर के फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा। तो ठीक है, बिकवाली कर रहे हैं, कितना बेचेंगे, जितना है उतना बेचेंगे, और एक सीमा तक बेच सकते हो, उससे ज्यादा तो बेच नहीं सकते। तो फिर भी वो मुझे लग रहा है कि जो क्षमता हमारे यहाँ पर है स्थानीय संस्थागत निवेशकों की और आम निवेशकों की, वो मेरे ख्याल से एक अलग स्तर पर जाएगा। और एक बात छोटी सी और रख देता हूँ, हमारी पूरी जनसंख्या की जो मात्रा है, उसमें से एक बहुत ही छोटा सा प्रतिशत हिस्सा शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे करके पिछले 3 सालों में ये बढ़ता हुआ नजर आया है। आने वाले 3 या 5 सालों में ये आंकड़ा अगर थोड़ा बहुत और बढ़ जाता है, तो मेरे ख्याल से हमें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें विदेशी संस्थागत निवेशकों की जरूरत नहीं है, लेकिन कम महत्व हो जाएगा फिर उनका, ऐसा मेरा मानना है।